जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीट ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही वीवीआई प्रश्न हो सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें प्रत्यय का है। देखिए एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए कह रहा है कि रक्षक, देखिए लास्ट में जो इसमें दो अक्षर मतलब रक्षक, लास्ट में अक आता है ना, ये पर अगर उपसर्ग कहेगा तो शुरू में आता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। परलोक शब्द में उपसर्ग, अब देखिए उपसर्ग पूछ रहा है तो पर, है ना, पर प्लस लोक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पर। क्या हो जाएगा? पर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अगर उपसर्ग कहेंगे तो शुरू वाला और प्रत्यय कहेंगे तो लास्ट वाला। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग हो जाए क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, है ना, अज्ञान। तो क्या हो जाएगा? अ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची, है ना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नकलची। फिर हो जाएगा यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका यशो प्लस दा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यशो प्लस दा। जी हाँ दोस्तों, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशो प्लस दा। फिर अगला क्वेश्चन है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ये संसार का रहता है, इसका हो जाएगा समजोड़ सार। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा समजोड़ सार। फिर हो जाएगा पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवन का हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा, ये पवन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर कह रहा उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, है ना, इसमें कह रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उत प्लस योग, उद्योग। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा उत प्लस योग। देखिए दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि संधि के कितने नियम होते हैं? तो संधि के 3 नियम होते हैं ना। संधि के कितने नियम होते हैं? 3 नियम। चलिए फिर अगला देखते हैं। कुहासा शब्द क्या है? देखिए अब आता है, ये लिंग का क्वेश्चन है। जैसे लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, है ना, ये सब हो जाता है। इसमें कह रहा है कुहासा शब्द कौन से संधि है? कुहासा शब्द कौन से लिंग पूछ रहा है, तो हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा पुलिंग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुहासा कौन सा लिंग है? ये पुलिंग हो जाएगा। फिर एक घी शब्द, है ना, तो घी पूछ रहा है, घी भी क्या हो जाएगा? घी एक पुलिंग शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विश्व शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, जी ये शिक्षा एक चैप्टर है, उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। उसी में कह रहा है कि लीडबेटर की नज़र में जो जे कृष्णमूर्ति साहब थे वो क्या थे? तो विश्व शिक्षक। देखिए इसका पूरा नाम दोस्तों क्या था जे कृष्णमूर्ति का? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। और इसमें जीवन को समझने वाली कथा को बताया गया है। फिर अगला है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि उदय प्रकाश, है ना, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952। क्या हो जाएगा? 1952। फिर तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच जो है आधुनिक त्रयोदशी है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा तिरिच एक आधुनिक त्रयोदशी है। तिरिच एक प्रकार के विषैले जीव की तरह जो छिपकली के समान बताया था। फिर है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। देखिए ये सिपाही की माँ जो एक चैप्टर, उसके राइटर है मोहन राकेश। ये भी याद रखिएगा कि सिपाही की माँ किसके लेखक है? तो मोहन राकेश। फिर कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए क्या नाम था? हरदेव सहाय। जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका राइट आंसर गांव का घर, हार जीत, उषा या सके। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उषा, है ना, ये उषा। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये प्राकृतिक पे कह रहा है। और इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उषा के जादू कब टूटता है? तो हम कह सकते हैं उषा के जादू सूर्य उदय होने पर टूटता है ना। और इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। फिर कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को दोस्तों कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कहा था? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकता, किस पठित पाठ की पंक्ति थी? ये शिक्षा के। जी हाँ दोस्तों, पहले बता चुके, ये शिक्षा की कविता है, जिसको कौन लिखे? जे कृष्णमूर्ति लिखे। यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि जे कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि जहाँ भय होगा वहाँ मेधा नहीं हो सकता है। ये इसमें एक जीवन के बारे में समझने के लिए बताया गया है। कहता है कि हम लोग
मतलब जीवन को समझना कितना कठिन है, यही इस कहानी के माध्यम से जे कृष्णमूर्ति साहब बताना चाहते हैं। चलिए फिर आगे हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो हम पहले ही बता चुके क्या होगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप एक बार इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा, जिसको कौन लिखे हैं, जे कृष्णमूर्ति लिखे हैं। फिर अगला है, गोद में सोने वाला कहलाता है ना। ये गोद में सोने वाला क्या कहलाएगा, तो आकांक्षीय कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाएगा, आकांक्षीय। फिर गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है, तो कह रहा जो गुरु के समीप रहता है वो क्या कहलाएगा, अंतेवासी कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाएगा, अंतेवासी। जिसका खंडन न किया जा सके वह क्या कहलाएगा, अखंडनीय कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब व्याकरण के क्वेश्चन है। जिसका खंडन हो अखंडनीय कहलाएगा। फिर अगला है, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह क्या हो जाएगा, तो अग्रज कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, बड़े भाई को क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। और छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। फिर जिसके बिना काम न चल सके लिए एक शब्द है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि जिसके बिना काम नहीं चल सकेगा उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अपरिहार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिहार्य। जो खाने योग्य हो वो क्या कहलाता है, जी हाँ दोस्तों, वो खाद्य कहलाता है। जो खाने योग्य होता है ना उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। अनल शब्द का पर्यायवाची, ये देखिए अब ये पर्यायवाची पूछ रहा है, तो अनल शब्द का पर्यायवाची आग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आग। अनल शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। फिर आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आयुष्मान का चिरंजीवी होगा। देखिए दोस्तों, पर्यायवाची भी एग्जाम में खुद पूछता है, बहुत सारे पूछे जाते थे। आप इस क्वेश्चन के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यायवाची भी कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। फिर झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तब परेशानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परेशानी। देखिए इसी टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग पर्यायवाची शब्द याद कीजिएगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो डरावना शब्द का हो जाएगा भयानक, है ना। यात्रा शब्द क्या है, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है। फिर चमक शब्द, चमक भी स्त्रीलिंग है, चमक स्त्रीलिंग। देखिए व्याकरण से इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, प्रत्यय, उपसर्ग और कुछ लिंग से प्रश्न आएंगे। यही सब है, कुछ संज्ञा से भी प्रश्न रहते दे देंगे, कहेगा कौन से शब्द कौन संज्ञा है ना। जैसे कह देगा दीपावली, दीपावली कौन से संज्ञा है, देखिए जैसे एक बार वो हो जाएगा दीपावली, है ना, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक ही बार आएंगे साल में, तो ये खास हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। फिर पुराण का विशेषण क्या, तो पुराण का विशेषण पौराणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौराणिक। फिर वीर कौन से संज्ञा, तो वीर समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि वीर करने के लिए जब कुछ आदमी इकट्ठा होते हैं तो उसे हम वीर कहते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा हो जाता है ना। फिर जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा, जिससे एक व्यक्ति के नाम लेकर पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो जाए, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, है ना। फिर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु गिन नहीं सकते, वो द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ग्राम शब्द का हो जाएगा ग्रामीण। क्या हो जाएगा, ग्रामीण। फिर अगला देखते हैं, कारक के कितने भेद है। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है कि कारक के कितने भेद है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कारक के 8 भेद है। कितने भेद है, कारक के 8 भेद है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, तो विशेषण, विशेषण है ना, कारक यह नया माल है, तो मतलब ये कुछ खास विशेषण हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में क्या कहते हैं, उसे दीक्षित कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने गुरु से दीक्षा ली उसे एक शब्द में। फिर अगला है, शिव का उपासक कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, शिव का उपासक शैव कहलाता है। क्या कहलाता है, शैव। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ये रामधारी सिंह दिनकर है। जी हाँ दोस्तों, अर्धनारी ईश्वर में शिव और पार्वती के काल्पित रूप को दिखाया गया है, उसे हम कहते हैं अर्धनारी ईश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो उसने कहा था, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसने कहा था, किसके लिए, कौन लिखे थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार है, तो इसके है जे कृष्णमूर्ति है, जे कृष्णमूर्ति। निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, तो रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। रोज कहानी में किसका उल्लेख है, ग्रेगिन का उल्लेख है। सिपाही की माँ के रचयिता है, तो इसका जो हो जाएगा मोहन राकेश। जी हाँ दोस्तों, मोहन राकेश। क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जो युद्ध कहाँ चलता है, तो वर्मा में चलता है। ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ओ सदानीरा किसके अंतर्गत आएंगे, तो निबंध के। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति। और इससे ये भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, जयप्रकाश नारायण है ना। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। फिर बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर
ये हो जाएगा भारतेंदु युग के, किस युग के? भारतेंदु युग। बारहवें रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। किसकी रचना है? तुलसीदास। तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।